हेलो एवरीवन, मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि 2025-26 का नया सेशन स्टार्ट हो गया है और आज हम क्लास 10th के मैथ की शुरुआत कर रहे हैं, जो पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं है। तो आज के लेक्चर में हम इस अध्याय के सामान्य परिचय पर बात करेंगे। आने वाले अगले क्लासेस में हम इसके प्रश्नावली पर बात करेंगे। तो आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। और आज के क्लास की शुरुआत जो होती है हमारे पास, वो होती है संख्याओं से कि संख्याएं होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, संख्याएं ऐसे गणितीय औजार हैं जिनका हम उपयोग गणना करने के लिए, किसी गिनती करने के लिए, किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, किसी का नामकरण करने के लिए, हम जिन भी गणितीय औजारों का उपयोग करते हैं उन्हीं को हम संख्या कहते हैं। संख्याओं को अंग्रेजों की भाषा में बच्चों नंबर्स कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, संख्याएं ऐसे गणितीय औजार हैं जिनका उपयोग हम गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, नामकरण करने के लिए, हम जिन भी गणितीय औजारों का उपयोग करते हैं उसी को हम कहते क्या है, संख्या। संख्याओं का अगर हम वर्गीकरण करें तो संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारे पास होती है वास्तविक संख्याएं जिनको रियल नंबर्स कहा जाता है, और दूसरी जो हमारे पास होती है उनको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, या जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे संख्या रेखा क्या होती है, पर अभी आप ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कौन सी ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? अब यहां पर हम उन संख्याओं को लेते हैं। जैसे यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर हमारे पास एक संख्या है जिसे हम 3 बोलते हैं। क्या कहते हैं? 3। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। अगर यहीं पे हम बोले 4, तो 4 भी एक ऐसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम बोले -5, तो -5 भी एक ऐसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ये संख्याएं भिन्नात्मक रूप में भी हो सकती हैं, जैसे 2/5। तो 2/5 भी एक ऐसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भिन्नात्मक संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं, -3/4। तो -3/4 भी एक ऐसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ये संख्याएं रूट में भी हो सकती हैं, तो रूट का 2 भी हो सकता है। रूट 2 को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। रूट में ये 5 भी हो सकती हैं, रूट के अंदर ये 7 भी हो सकती हैं। तो ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ये संख्याएं क्यूबिक रूट में भी हो सकती हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ 11। इसको भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हम लिखें क्यूब रूट ऑफ 12, तो इस संख्या को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं।
ये संख्याएं दशमलव में भी हो सकती हैं, जैसे 3.5, तो 3.5 को भी आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान देना है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो संख्याएं हैं इनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि संख्या रेखा पर किस तरह से हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात आती है काल्पनिक संख्या, या जिसे हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। काल्पनिक संख्या जिसे हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो काल्पनिक हैं? तो काल्पनिक संख्याओं का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वास्तव में उनका कोई वजूद ना हो, जिनका कोई अस्तित्व ना हो, होंगी कोई ऐसी संख्याएं, उन्हीं को हम बोलते क्या है? काल्पनिक संख्याएं। जैसे यहां पर हम बात करते हैं, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से ध्यान दीजिएगा। जैसे √-2, √-2, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, √-2 का मतलब क्या होता है? √-2 का मतलब समझने से पहले अगर हम आपसे कहें कि √4 अगर लिखा है, √4, तो √4 का मतलब क्या होता है? √4 का मतलब होता है एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाए? 4। तो आप बोलेंगे कि ऐसी हमारे पास जो संख्या है वो है 2, क्योंकि 2 का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता क्या है? 4। अगर हम आपसे यहीं पर कहें कि √9, √9, तो √9 का मतलब है बच्चे कि ऐसी संख्या जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाए? 9। तो आप बोलेंगे कि हमारे पास ऐसी संख्या 3 है, क्योंकि 3 का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल के आ जाता है 9। अब हमारे पास यहां पर √-2 है। √-2 का मतलब ये हुआ ऐसी संख्या जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास -2 आ जाए। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो -2 हो जाए। ऐसी कोई संख्या हमारी कल्पनाओं में भी नहीं है कि जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो -2 हो जाए। ये आप ध्यान देंगे। अगर हम आपसे कहें कि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करो, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करो, तब भी वो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस में। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो -2 आ जाए। अगर हम आपसे कहें रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -5 का मतलब है ऐसी संख्या जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो -5 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो -5 आ जाए। तो भाई √-5 हो ही नहीं सकती एक वास्तविक संख्या। तो रूट का -5 भी कैसी संख्या है? एक काल्पनिक संख्या है। अगर हम आपसे कहें रूट के अंदर -7, तो रूट के अंदर -7 का मतलब ये है कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो -7 आ जाए। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं।
तो ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर यदि कोई संख्या ऋणात्मक में लिखी हुई है तब हम उसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और यहां पर एक चीज ध्यान देना, मनुष्य अपनी सुविधा के लिए, सुविधा की दृष्टि से रूट के अंदर -1 को, सुविधा की दृष्टि से रूट के अंदर -1 को मनुष्य ने एक नाम दे दिया जिसको कहते हैं आयोटा, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको आयोटा का नाम दे दिया। किसने दिया? मनुष्य ने, अपनी सुविधा की दृष्टि से, कि रूट के अंदर -1 को हम आयोटा के नाम से जानेंगे, यानी रूट के अंदर -1 का मान आयोटा के बराबर होता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको हम वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। और ऐसी संख्याएं जो हमारे वजूद में ही नहीं है, जो हमारी कल्पनाओं में ही नहीं है, जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनको हम बोलेंगे क्या? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं रूट के अंदर माइनस में लिखी होती हैं। आई होप कि आपको यहां तक सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे संख्या रेखा पर। ये आपके सामने जो यहां पर बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, जिसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा के नाम से जाना जाता है। इस संख्या रेखा पर जितने भी अंक दिखाई पड़ रहे हैं सबको पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। जितने भी अंक दिखाई पड़ रहे हैं सब हमारे पास क्या है? पूर्णांक हैं। ये हमारे पास पूर्णांक हैं। और अभी आपने देखा कि सभी वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें 1/3, 1/3। अब 1/3 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है कि 1/3 संख्या रेखा पर कहां होगी। तो ध्यान दीजिएगा, 1/3 का मतलब क्या है? 1 के 3 बराबर बराबर आपको टुकड़े कर देने हैं। 1 के 3 बराबर बराबर टुकड़े कर देने हैं। इससे पहले हम आपको यहां पर एक और बात बताना चाहेंगे कि जो हमारे पास जीरो है, जो हमारे पास शून्य है, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक होता है, और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है। ये बात आप ध्यान देंगे कि शून्य ना तो हमारे पास धनात्मक होता है ना तो हमारे पास ऋणात्मक होता है। अब हमको प्रदर्शित किसे करना है? 1/3। 1/3 का मतलब मैंने बताया 1 के 3 बराबर टुकड़े आपको कर देने हैं। 1 के 3 बराबर टुकड़े कर देने हैं। एक हमारा प्लस में है, जीरो से हम आगे एक कदम जाएंगे, हम 1 पर पहुंच जाएंगे। जीरो से आगे एक कदम पर जाएंगे, हम 1 पर पहुंच जाएंगे। अब 1/3 यानी इस एक कदम को 3 बराबर भागों में बांट देना है। 3 बराबर भागों में, यानी पहला भाग ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये। तो यानी इसको मैंने 3 बराबर भागों में बांट दिया और ये जो हमारा ये भाग निकल कर आया, ये आपका हो गया 1/3। ये आपका क्या हो गया? 1/3। तो यानी नंबर लाइन पर हम 1/3 को प्रदर्शित करेंगे तो 1/3 हमारा ये इस स्थान पर आने वाला है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें, दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 2 लें। जैसे यहां पे हम बोलते हैं 2/3। 2/3। 2/3 का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा बच्चे, 2/3 का मतलब होता है, आप 2/3 को इस तरह से लिख सकते हो कि 2 गुणे
1/3 आप कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, 2/3 को आप 2 गुणे 1/3 लिख सकते हो। अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि 1 को 3 बराबर टुकड़ों में डिवाइड करना है। 1 को 3 बराबर टुकड़ों में डिवाइड करना है, यानी 0 से आगे जाएंगे 1 कदम, ये हमारे पास 1 हो गया। इसको हमें 3 बराबर टुकड़ों में बांटना है। पहला आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपके पास ये हो जाएगा, तीसरा आपके पास ये हो जाएगा। तो हमने 1 को 3 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर ध्यान देना है कि 1/3, 1/3 का मतलब ये हमारे पास पॉइंट 1/3 है, और आगे यहां पे इसका गुणांक कितना है, 2, यानी 1/3 का 2 गुना, यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास 1/3 है, तो इसका 2 गुना आपके पास ये हो जाएगा, यानी इस वाले पॉइंट का जो निर्देशांक आएगा वो आपके पास हो गया 2/3। तो यहां पर आप ये ध्यान देंगे कि अगर 2/3 को अगर हमें नंबर लाइन पर दिखाना है तो 2/3 हमारे पास इस बिंदु पर आने वाला है। ठीक, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कोई दूसरी संख्या को लेकर। तो ध्यान देना, अगले एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और अगले एग्जाम्पल में हम लेते हैं 4/3। 4/3, 4/3 का मतलब क्या है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। 4/3 का मतलब है कि 4 के 3 बराबर टुकड़े, 4 के 3 बराबर टुकड़े हमें ध्यान देने हैं। यानी 0 से हम 1 कदम आगे चले, 1 पे पहुंचे, फिर 1 कदम आगे चले, 2 पे पहुंचे, फिर आगे 1 कदम चले, 3 पर पहुंचेंगे, फिर आगे 1 कदम चलेंगे, 4 पर पहुंचेंगे। यानी कुल मिलाकर 0 से लेकर 4 के बीच में हमें 3 बराबर टुकड़ों में बांटना है। 0 से लेकर 4 के बीच हमें 3 बराबर टुकड़ों में बांटना है। अगर 3 बराबर टुकड़ों में अगर हम बांटने की कोशिश करें तो ये हमारे पास पहला टुकड़ा, और ये हमारे पास दूसरा टुकड़ा, और ये हमारे पास तीसरा टुकड़ा हो जाएगा। मैंने 0 से लेकर 4 के बीच 3 बराबर टुकड़े कर दिए। 4/3 यानी ये हमारे पास पहला टुकड़ा हो गया, जिसे हम बोलेंगे क्या, 4/3। क्या बोलेंगे, 4/3। तो अगर संख्या रेखा पर हमें 4/3 को दिखाना है, इसका मतलब 4 के 3 बराबर टुकड़े, और वो 4/3 हमको इस पॉइंट पर मिल गया। तो इसे भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर यहीं पर हम आपसे कहें कि माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यानी 0 के बाईं तरफ निगेटिव होता है और 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव होता है। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। अब यहां पर हमको 1/2 माइनस में संख्या रेखा पर दिखानी है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 के 2 बराबर टुकड़े करने हैं और ये हमारा माइनस में है। किस में है, माइनस में। तो आप 0 से लेफ्ट में 1 कदम आगे जाओगे और आप पहुंच जाओगे ये -1। अब इसके हमें 2 बराबर टुकड़े करने हैं। 2 बराबर टुकड़ों का मतलब है इसका मिड पॉइंट, बीचों बीच बिंदु हमको ज्ञात करना है, और ये जो इसका मिड पॉइंट होगा ये आपका हो जाएगा -1/2, -1/2, और माइनस के 1/2 को -0.5 भी कहा जाता है, -0.5 भी कहा जाता है। तो -1/2 आपका इस पॉइंट पर आने वाला है। आई होप कि आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे क्या, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे कुछ और संख्याएं लें, जैसे कि हम बात करते हैं √2, तो √2 भी ऐसी संख्या है जिसे आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। कक्षा 9 में आपने √2 को संख्या
रेखा पर प्रदर्शित करना सीख लिया है। अगर हम बात करें √5 की, तो √5 को भी आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। ये आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, ठीक है। तो जिन भी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उनको हम बोलेंगे क्या, वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के प्रकार पर। रियल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, या बोल सकते हो कि जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारे पास होती है परिमेय संख्याएं और दूसरी हमारे पास होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हीं को हम बोलेंगे क्या, परिमेय संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उनको हम बोलेंगे क्या, परिमेय संख्याएं। पर यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर ध्यान ये देना है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, यानी p आपका अंश है, p आपका क्या है, अंश है, और आपके पास q क्या है, आपका हर है। क्या है, हर। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी ऐसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सको परंतु q का मान 0 के बराबर ना हो, q का मान 0 के बराबर ना हो। यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि p व q क्या हो भैया, पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक। p व q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक, और q का मान 0 के बराबर ना हो। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर आपके सामने लेते हैं 2, तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसे आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि 2 को 2/1 भी लिखा जा सकता है। तो 2/1 आपके पास परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय, क्योंकि 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। अगर मैं यहां पे कहूं 3, तो 3 को भी आप परिमेय संख्या बोलोगे, क्योंकि 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, q का मान यहां पर भी 1 है और q का मान यहां पर भी 1 है, यानी q का मान 0 नहीं है, q हमारे पास यहां पर पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। अगर मैं बोलूं -2, तो -2 को भी अगर हम भिन्न के रूप में लिखें तो -2/1 लिखा जा सकता है, और 1 हमारे पास यहाँ q है और q का मान यहाँ पर 0 नहीं है, तो -2/1 भी हमारे पास कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम आपसे कहें कि दशमलव या 3.5, तो 3.5 को भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 3.5 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारे पास 35 क्या बन जाएगा, 10। तो 35/10 भी हमारे पास कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पर q का मान 10 है और q की वैल्यू यहां पर 0 नहीं है। तो 35/10 भी हमारे पास कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर यहां पर हम लिखें कोई आपके पास दशमलव में संख्या है, दशमलव का मतलब जैसे 0.5, 5,
5 डॉट 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 डॉट। तो 0.55 डॉट 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 डॉट, इस संख्या को भी हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। क्लास 9th में ये चीज आप सीख चुके हो। 0.555 को आप लिख सकते हो 0.5 पर बार, और 0.5 पर बार को जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये हमारे पास 5/9 आता है। ध्यान देना, 0.5 पर बार को हम 5/9 लिख सकते हैं। 9 से आप 5 में आप डिवाइड करोगे तो 0.555 बार बार रिपीट करता हुआ ये नंबर आपके सामने आएगा। तो यहां पर भी Q का मान हमारे पास 9 आया, यानी Q का मान 0 नहीं है, यानी 5/9 भी हमारे पास ये कैसी संख्या बन गई, एक परिमेय, क्योंकि 5/9 की जो वैल्यू होती है 0.5555 होती है। अगर हम यहीं पे बात करें 0.717171 डॉट 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 डॉट, 0.717171 का मतलब है कि 0.71 पर बार। 0.71 पर बार को भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और इसको जब आप भिन्न के रूप में बदलोगे तो ये 71/99 हो जाएगा। 71/99, 99 से आप 71 में भाग देकर देखो 0.71 ये बार 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 रिपीट होता दिखाई पड़ेगा, यानी 0.71 ये बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यानी 71/99 ये फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो गया। इसका मतलब ये भी एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान देना है कि ऐसी संख्याएं यानी वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो हमारे पास दो पार्ट में बढ़ती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं और q का मान 0 ना हो, और p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। यहां पर भी p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, यहां पर भी p पूर्णांक, q पूर्णांक, यहां पर भी p पूर्णांक, q पूर्णांक, यानी सभी नंबर में हमको p और q दोनों क्या दिखाई पड़ रहे हैं, पूर्णांक दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हम बात करते हैं दशमलव संख्या पर। ध्यान दीजिएगा, दशमलव नंबर, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। दशमलव संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपके पास होती है शांत दशमलव, दूसरा आपके पास होता है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, और तीसरा आपके पास होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। दशमलव संख्याएं आपको ध्यान देना है 3 प्रकार की, शांत दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। आपको यहां पर शब्दों पर ध्यान देना है। इस चैप्टर में शब्दों की बहुत बड़ी मर्यादा है, शब्दों में ही चीजें छुपी रहती हैं, आपको शब्द को पकड़कर चलना है। शांत दशमलव, शांत दशमलव से ही पता चल रहा है कि कुछ कदम चलने के बाद, दशमलव के कुछ कदम चलने के बाद अगर चीजें रुक जाएं, शांत हो जाएं, तो हम उसी को बोलेंगे क्या, शांत दशमलव। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल से। 3.5, 3.5, 3.5 एक ऐसी संख्या है जो दशमलव के एक अंक तक गई, दशमलव के बाद एक अंक तक गई, और एक अंक तक जाने के बाद ये क्या हो गई, शांत हो गई। इसके आगे ये बढ़ ही नहीं रही है, इसको हम बोलेंगे क्या, शांत दशमलव। कैसा दशमलव, शांत दशमलव। अगर मैं आपसे कहूं 1.426, 1.426, तो ध्यान दीजिएगा दशमलव के बाद ये 3 अंक तक गया, एक 4, दूसरा 2 और तीसरा 6। 6 के बाद ये शांत हो जा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यानी दशमलव के बाद ये 3 कदम तक गया और 3 कदम जाने के बाद ये क्या हो गया, शांत हो गया। अगर हम यहीं पे कहें 4.21, 4.21, ध्यान दीजिएगा 4.21, दशमलव के बाद ये 2 अंक तक गया, एक तो आपका 2 और आपके पास तीसरा
1। तो यानी दशमलव के बाद ये 2 अंक तक गया और 2 अंक तक जाने के बाद ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो शांत दशमलव का मतलब दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाए और जाकर वहीं पे शांत हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप और भी ले सकते हो, जैसे 0.1432 यानी दशमलव के बाद ये 5 अंक तक गया और 5 अंक तक जाने के बाद ये क्या हो गया, शांत हो गया। आप लिख सकते हो 2.14325। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव के 7 अंक तक आगे गया और 7 अंक जाने के बाद ये क्या हो गया, शांत हो गया। ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के आगे कुछ अंकों तक जाकर शांत हो जाएं, उनको हम बोलेंगे क्या, शांत दशमलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। ठीक है, शब्दों की बड़ी मर्यादा है, शब्दों को आप पकड़ के चलिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आशांत पुनरावृत्ति दशमलव। आशांत पुनरावृत्ति दशमलव क्या होती है, शब्द से ही पता चल रहा है। आशांत शब्द से ही पता चल रहा है। आशांत यानी ये रुकने वाले नहीं हैं, ये शांत होने वाले नहीं हैं। और यहां पर आगे एक शब्द जुड़ रहा है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब जो रिपीट हो रहे हो, जो बार बार रिपीट हो रहे हो। पुनरावृत्ति का मतलब जो रिपीट हो रहे हो, बार बार दोहराए जा रहे हो। ऐसी दशमलव संख्याओं की अब हम बात करने वाले हैं। जैसे मैं यहां पे आपसे लिखता हूं 0.55555 डॉट 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 डॉट। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 0.5 यानी 5 दशमलव के बाद ये कहीं रुक ही नहीं रहे, ये शांत हो ही नहीं रहे, ये अनंत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहां पर 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.5 पर बार। 0.5 पर बार का मतलब है कि 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो यानी ये दशमलव कहीं आगे जाकर शांत भी नहीं हो रहा है और बार बार यहां पर 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। अब यहां पर आपको ध्यान देना है 0.414141 डॉट 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 डॉट। अब यहां पर दशमलव के बाद बार बार कौन से ऐसे अंक हैं जिसको रिपीट हो रहा है, तो 4141 बार बार रिपीट हो रहा है। ये कहीं पे शांत नहीं हो रहे, ये आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ये आशांत तो है ही, आशांत के साथ साथ यहां पर पुनरावृत्ति हो रही है, यानी नंबर की, अंक की बार बार रिपीटिंग डेसिमल में है। बार बार आपके यहां पे 414141 दोहराया जा रहा है। इसको आप लिख सकते हो 0.41 पर बार लगा सकते हो, यानी 41 बार बार रिपीट हो रहा है। यहीं पे अगर हम लिखें 0.666 डॉट 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 डॉट, तो 0.6 का मतलब होता है 0.6 पर बार, यानी 6 की बार बार रिपीटिंग हो रही है पॉइंट के बाद, यानी 0.6 भी आपका एक आशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। आशांत पुनरावृत्ति दशमलव का मतलब यानी वो शांत तो होने वाला है नहीं, परंतु बार बार एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा। पहले नंबर में 5 बार बार रिपीट हो रहा है, दूसरे नंबर में 41 बार बार रिपीट हो रहा है, तीसरे नंबर में दशमलव के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे क्या, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना क्या है, ये शांत दशमलव और अशांत पुनरावृत्ति जो दशमलव होते हैं, इन्हीं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हीं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये बात आप ध्यान देंगे
कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहेंगे, यानी शांत दशमलव और अशांत पुनरावृत्ति दशमलव को ही हम परिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अशांत शब्द से ही पता चल रहा है कि ये भी शांत होने वाले नहीं है, पर यहां पर शब्दों पर गौर करना। अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब किसी एक पैटर्न को ये फॉलो नहीं करेंगे, बदल बदल कर आपके पास अंक आएंगे, परंतु ये शांत होने वाले नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेते हैं 1.23456701 डॉट 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 डॉट। ध्यान दीजिएगा, 1.23456701 दशमलव के बाद ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ना ही ये कहीं शांत हो रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं और यहां पे किसी नंबर का कोई रिपीटिंग चांस नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी जितने भी अंक दिखाई पड़ रहे हैं सब अनावर्ती हैं, यानी कोई पैटर्न यहां पे फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे यहां पे लिखे 0.7235401023 डॉट 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 डॉट। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद यहां पर भी ये नंबर शांत नहीं हो रहे हैं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, पर यहां पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी कैसा है, अशांत अनावर्ती दशमलव। तो दशमलव संख्याओं को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शांत दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव और तीसरा अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है आपको अपरिमेय संख्याओं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो परिमेय संख्या होंगी वो शांत दशमलव और अशांत पुनरावृत्ति दशमलव जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम बोलते क्या है, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। अपरिमेय संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के फॉर्म में नहीं प्रदर्शित कर सकते, ऐसी संख्याएं जिसे हम P बटे Q के फॉर्म में नहीं प्रदर्शित कर सकते, जिसे P बटे Q के फॉर्म में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूप में नहीं लिखा जा सकता, में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, उन्हीं को हम बोलेंगे क्या, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, कौन सी ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय होती है। अगर हम रूट में लिखें 2, रूट में 2, तो रूट 2 का मतलब, भाई ध्यान देना, रूट 2 का मतलब है कोई एक ऐसी संख्या जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए, 2। यानी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो रूट 2 आपके पास एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 2 का एग्जैक्ट मान निकाला ही नहीं जा सकता, रूट 2 की लगभग वैल्यू निकाली जा सकती है। रूट 2 को 1.414 डॉट 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 करके लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि रूट 2 का एग्जैक्ट मान निकाला ही नहीं जा सकता, रूट 2 की लगभग में वैल्यू निकाली जाती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, रूट 2 का मान 1.414 डॉट 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 डॉट। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि ये दशमलव हमारे पास अशांत है और अशांत के साथ साथ ये अनावर्ती है, यहां पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, यानी ये हमारे पास अशांत अनावर्ती है। ये हमारे पास कैसा है, अशांत अनावर्ती। इसको बोलेंगे क्या, अशांत अनावर्ती बोलेंगे, अशांत अनावर्ती बोलेंगे।
ये आशांत अनावर्ती दशमलव है। अगर हम आपसे कहें रूट का 3, तो रूट 3 का मतलब है ऐसी संख्या बताओ जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। तो रूट 3 का एग्जैक्ट मान निकाला ही नहीं जा सकता। तो रूट 3 का एग्जैक्ट मान जब निकाला ही नहीं जा सकता तो रूट 3 कैसी संख्या हुई, एक अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, तो रूट 3 को हम अगर इसकी लगभग वैल्यू निकालते हैं 1.732 डॉट 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 करके लिखा जाता है। यानी ये भी हमारे पास एक आशांत अनावर्ती है और यहाँ पे किसी भी पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर बात करें 22/7, एक सवाल रहता है, बहुत ज्यादा बच्चों के मन में डाउट होता है पाई और 22/7। सबसे पहले हम बात करेंगे 22/7 की। तो बच्चे ध्यान देना, 22/7 जो होता है ये हमारे पास एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका भैया P भी पूर्णांक है और Q भी इसका पूर्णांक है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या पाई की अगर हम बात करें, पाई कैसी संख्या होती है, तो पाई आपके पास एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई आपके पास एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान निकाला ही नहीं जा सकता। पाई का एग्जैक्ट मान निकाला ही नहीं जा सकता। पाई का जो मान निकाला जाता है वो लगभग में वो 3.1416 डॉट 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 करके निकाला गया है। तो यहाँ पे 3.1416 डॉट 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 ये आपके पास कैसा है, आशांत अनावर्ती है। कैसी आवर्ती, आशांत अनावर्ती है। यहाँ पर ये तो आशांत तो है ही है, पर यहाँ पे किसी पैटर्न को ये फॉलो नहीं करते। यानी पाई एक आशांत अनावर्ती है, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपके मन में एक डाउट होगा कि सर पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का लगभग मान 22/7 होता है। पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता, यानी पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता। पाई का लगभग मान, पाई को आप लगभग में बराबर कर सकते हो किसके, 22/7 के। ये बात आप ध्यान देंगे, पाई का लगभग मान 22/7 होता है, पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। आई होप कि आपको यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान निकाला ही नहीं जा सकता। अगर पाई पर हम बात करें तो पाई का जो मान निकाला गया है 5 लाख अंकों तक निकाल कर कंप्यूटर में सेव कर लिया गया है। पाई का मान आज तक 5 लाख अंकों तक निकाल लिया गया है दशमलव के बाद। तो पाई आपके पास एक आशांत अनावर्ती संख्या है, और आशांत अनावर्ती संख्याएं आपके पास अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां पर आप ये चीज ध्यान देंगे कि आशांत पुनरावृत्ति और शांत दशमलव परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। आशांत अनावर्ती दशमलव जितनी भी संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं पूर्णांक की। किसकी बात करते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर्स कहा जाता है, पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक संख्या रेखा पर, हमने अभी आपको बताया था लास्ट स्लाइड पर कि संख्या रेखा पर जितने भी हमारे पास एक एक कदम पर, संख्या रेखा पर जितने भी हमारे पास एक एक कदम पर अंक उपस्थित थे, ये हमारे पास 0 था, ये हमारा -1 था, ये हमारे पास -2 था, ये हमारे पास +1 था, ये हमारे पास +2 था,
आगे बढ़ते आप चले जाओगे, प्लस का 3 प्लस का 4 मिलता चला जाएगा। तो संख्या रेखा पर एक एक कदम पर ये जितने भी हमारे पास अंक दिखाई पड़ रहे हैं, इनको हम बोलते क्या है? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक शब्द से ही पता चल रहा है पूर्ण अंक की बात कर रहा है, यानी जो अंक अपने आप में परफेक्ट हो, अधूरा ना हो, दशमलव में ना हो, भिन्नात्मक रूप में ना हो, अपने आप में पूर्ण अंक होना चाहिए, उसी को हम बोलते क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपके पास होता है धन ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और दूसरा होता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। तो ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा पर जीरो के बाईं तरफ, जीरो के बाईं तरफ निगेटिव में जितने भी पूर्ण अंक होते हैं, उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। संख्या रेखा पर जीरो के बाईं तरफ जितने भी पूर्ण अंक होते हैं, उनको हम बोलते क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाईं तरफ आपका -1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का 5 होगा, और ये बढ़ते हुए कहां तक चला जाएगा? ये आपका माइनस का इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। तो -1 से लेकर इन्फिनिटिव तक के सभी पूर्ण अंक आपके कहलाएंगे क्या? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। बात करते हैं यहां पे गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक को कहते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब है जो ऋणात्मक ना हो, जो ऋणात्मक ना हो, जो ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक को छोड़कर बाकी के जो बचते हैं सभी आपके क्या होते हैं? गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक में आपका आ जाएगा 0, 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। इसी तरीके से ये बढ़ते कहां तक चला जाएगा? प्लस का इन्फिनिटिव तक। तो यहां पे जो निगेटिव नहीं होगा उसे हम बोलेंगे क्या? गैर ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक और गैर ऋणात्मक पूर्णांक आपके सामने ये रहा। ऋणात्मक पूर्णांक -1 से शुरू होकर इन्फिनिटिव तक जाते हैं, और गैर ऋणात्मक पूर्णांक 0 से शुरू होकर प्लस के इन्फिनिटिव तक जाते हैं। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी गैर ऋणात्मक पूर्णांक को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पूर्ण संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गैर ऋणात्मक पूर्णांक को हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक जाती हैं। ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हमारे पास 0 से शुरू होती थी और आपके पास प्लस के इन्फिनिटिव तक जाती थी। हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या में हमने अभी देखा 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, डॉट 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 डॉट, ये आपके पास प्लस का इन्फिनिटिव तक। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर इन्हीं पूर्ण संख्याओं में से हम 0 को हटा दें, पूर्ण संख्याओं में से हम 0 को हटा दें, 0 को हटा दें, 0 को हटा दें, तो बाकी की जो संख्याएं बचती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर आपको ध्यान ये देना है कि गैर ऋणात्मक पूर्णांक को ही हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, और इसके अंतर्गत 0,
+1 +2 +3 +4 से लेकर प्लस इंफिनिटिव तक जाते हैं। अगर इसमें से हम 0 को हटा दें तो बाकी की ये जो नंबर बचते हैं उनको हम बोलते क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास +1 से शुरू होती है और कहां तक आपके पास चलती चली जाती है, प्लस का इंफिनिटिव तक ये बढ़ती हुई चली जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक हमारे पास होती है अभाज्य संख्याएं और दूसरी हमारे पास होती है भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हों, यानी ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, उन्हीं को हम बोलते क्या है, अभाज्य संख्या। यानी जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो। यानी ऐसी संख्याएं जिसके आप गुणनखंड करो तो केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, उन्हीं को हम बोलेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास एक संख्या है 2। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 का हम गुणनखंड करें, 2 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुणे आपका 1 बनकर तैयार होगा। तो यानी 2 के हमने गुणनखंड किए तो गुणनखंड करने पर केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हमको मिला, एक 2 मिला और एक आपका 1 हो गया। अगर मैं कहूं कि 3 ले लो तो 3 भी एक ऐसी संख्या है जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो केवल और केवल 3 गुणे क्या होगा, 1। तो केवल और केवल हमें यहाँ पे 2 गुणनखंड दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यहीं पर हम 5 ले लें तो 5 का भी जब आप गुणनखंड करोगे तो ये 5 गुणे क्या बन जाएगा, 1। हमें यहाँ पर केवल और केवल 2 ही गुणनखंड दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यहीं पे हम ले लें 7 तो 7 का जब आप गुणनखंड करोगे तो 7 गुणे 1 बनेगा। यहां पर भी हमको केवल और केवल 2 ही गुणनखंड दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यहीं पे बात करें 11 की तो 11 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणे आपका 1 बन जाएगा। यहां पर भी हमें केवल और केवल 2 ही गुणनखंड दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हो उनको हम बोलेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। तो ये सभी संख्याएं हमारे पास कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम बात करें 1 की तो 1 का जब गुणनखंड करोगे तो केवल 1 निकल कर आएगा। और आपको ध्यान ये देना है कि 1 हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है, 1 हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का केवल और केवल 1 गुणनखंड मिल रहा है। मैंने लिखा क्या, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उन्हीं को हम बोलेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं। तो 1 हमारे पास कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, 1 कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे उनको बोलेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं। ठीक, अब बात करते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या की बात करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड, यहां पर आपको ध्यान देना है, ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। 3 गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से भी।
ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 4 के गुणनखंड में 1 गुणे 2 गुणे 2। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4 का जब हमने गुणनखंड किया तो 1 आया, दूसरा 2 आया, तीसरा भी 2 आया, तो हमें यहां पे 3 गुणनखंड मिल रहे हैं। कम से कम 3 गुणनखंड मिलना चाहिए भाज्य संख्याओं के लिए। 3 से ज्यादा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, पर कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 लेते हैं तो 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 बन जाएगा। तो इसमें भी हमको 3 गुणनखंड दिखाई पड़ रहे हैं, यानी 6 भी हमारे पास एक भाज्य संख्या है। अगर यहीं पे हम ले ले 12, तो 12 का जब आप गुणनखंड करोगे तो ये बनेगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यानी 1 दुख के 2, दूना 4, तिया 12, यानी 12 का मैंने गुणनखंड किया तो इसमें हमारे पास 4 गुणनखंड बन रहे हैं। इसका मतलब 12 भी हमारे पास एक भाज्य संख्या है। अगर यहीं पे हम बात करें 16 की, तो 16 का जब आप गुणनखंड करोगे तो ये आपके पास होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। इसके गुणनखंड में हमें 5 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, यानी 16 भी हमारे पास कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो आपको कॉन्सेप्ट ये पकड़ना है कि कम से कम अगर 3 गुणनखंड दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे क्या, भाज्य संख्या है। अभाज्य में केवल और केवल आपको 2 गुणनखंड अगर दिख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। और याद रखिएगा, एक हमारे पास एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, 2, क्योंकि 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। और 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। ये बात भी आप याद रखोगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सह अभाज्य संख्याएं, जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा क्या हो भाई, 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो, 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे पास 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या लेते हैं 4,5। अगर हम 4 और 5 के मासा की बात करें तो मासा का मतलब होता है, मासा को HCF भी कहा जाता है, HCF भी कहा जाता है मासा को। ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में ऐसी संख्या बताओ जो कॉमन हो, दोनों में ऐसी संख्या बताओ जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 4, 5 का हम गुणनखंड करेंगे तो 4 के गुणनखंड में हमारे पास 1 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। अगर 5 का अगर हम गुणनखंड करें तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे क्या बनेगा,
5। अब यहां पर ध्यान देना है कि दोनों के गुणनखंड में कौन सा नंबर कॉमन है, कौन दोनों में उपस्थित है। तो आप बोलोगे कि दोनों में हमको 1 दिखाई पड़ रहा है, यानी दोनों नंबर में हमारा जो कॉमन नंबर है वो आपके पास क्या है, 1। यानी इन दोनों संख्याओं का जो मासा होने वाला है वो मासा आपके पास हो जाएगा, वो आपका मासा 1 हो जाएगा। यानी 4 और 5 हमारे पास एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 4 और 5 का मासा हमारे पास कितना आया, 1। अगर हम आपसे कहें दूसरी संख्या ले लो 11 और 12, 11 और 12, तो 11 और 12 के अगर हम मासा की बात करें तो 11 का हम गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणे आपका 1 बनेगा, और 12 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 बनेगा। अब यहां पर ध्यान देना, दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या कौन सी है, उभयनिष्ठ कौन है, वो आपका क्या है, 1। यानी इन दोनों का जो मासा निकल कर आएगा वो मासा आपके पास क्या हो जाएगा, 1 होने वाला है। यानी आपके पास 11 और 12 भी एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा केवल और केवल 1 हो, जिनका मासा केवल और केवल 1 हो, उसे हम बोलेंगे क्या, सह अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, तो भाई आज के क्लास में बस इतना ही। आगे हम कल प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो आज हमने संख्याओं पर बिल्कुल सामान्य सा परिचय देखा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए कल की क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलिए, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको मैथ सिखाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।